अच्छा जी, क्या दिया था कल? क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी, क्वेश्चन 14। जी जनाब, क्वेश्चन 14 किया है किसी ने को मसाइल? जवाब इसका मैंने भेज दिया था आपको। मैंने आपको आंसर भेजे हैं, लेकिन उस आंसर्स में सीक्वेंस आगे पीछे है सॉल्यूशंस का, पुराने सीक्वेंस पे हैं। तो आपने अटेम्प्ट लिखी होती है साइड पे, अटेम्प्ट के हिसाब से पहचान लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन 14, क्वेश्चन जो 14 था, क्वेश्चन 14 जो था, एग्जाम्पल के भी सॉल्यूशन मैंने भेज दिए आपको, लेकिन वो 2.5 तक हैं। जी, क्वेश्चन जो 14 था उसका यहाँ पे सॉल्यूशन, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं देख रहा, मैं अटेम्प्ट देख लेता हूँ बस यहाँ से। तो कैटेगरी नंबर 4, ओ 3, कैटेगरी 3 है ना? हाँ, ये है क्वेश्चन 14, उसका ये जवाब है। ये मेरा ख्याल है पूरा प्रोसेस अकाउंट ही मांगा हुआ था। ये ले जी, ये जवाब है, चेक करें जरा। आपके पास नोट्स हैं, आप अपना जवाब चेक करें। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रिंग 2008 का पास्ट पेपर का सवाल है। चेक करें, यही था इक्विवेलेंट यूनिट्स का, यही आंसर है। 1,05,000 और 1,00,000 यूनिट कॉस्ट पर केजी या यूनिट जो भी है। 8.8742। ये इसमें क्या गलती है? इसमें क्या गलती है? 430,500 माइनस स्क्रैप 30,000 का, डिवाइडेड बाय 1,05,000, ये ठीक है। और नीचे ये 230 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 5.071, ये है 8 पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। ये आपका जवाब गलत है भाईजान, दिखाएं। आपका जवाब गलत है। नहीं, थोड़ा सा फर्क नहीं ना, क्यों वो फर्क आए? या आपका जवाब गलत है कहीं? किधर निकालिए कॉस्ट पर यूनिट? ये सर
लेबर और ओवरहेड्स के दोनों को अगर इकट्ठे मिला के भी करें तो यही आते हैं। और तुमने हाँ 2 डेसिमल्स तक लिखा हुआ है ना, मैंने 4 डेसिमल्स तक लिखा हुआ है, फिर तो फर्क आना ही आना है। 4 डेसिमल तक किसने लिखा है तो बताएं क्या जवाब है। हाँ बस फिर ठीक है। 8.8852 4 डेसिमल तक लिखा है। उसके बाद टोटल कॉस्ट पूछी थी उसने। ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट है, ये करंट कॉस्ट है, तो ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट है, करंट इनपुट की कॉस्ट पर यूनिट है, तो ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ गई। एबनॉर्मल लॉस का ये जवाब है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का ये जवाब है। एबनॉर्मल लॉस का 26,656 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का 1,14,295। 1,14,295, ये 892,241 चेक कर लें। किया सबने? जी, मैं अपनी फिगर्स के मुताबिक चल रहा हूँ, जो मेरे यहाँ पे फिगर्स हैं। क्या? जी, ये लेबर कॉस्ट है और ये एफओएच कॉस्ट है। एफओएच एब्जॉर्ब 120% लेबर कॉस्ट का लेना है, तो लेबर कॉस्ट 2,30,500 है, उसका 120% करो। जी नहीं, 230,500 इंटू 1.2, तो 276,02.4। हाँ, इससे फर्क आ रहा है, प्लस 230,500। इस पूरे को लेकर अगर हम चले तो 50,7,102.4 डिवाइडेड बाय 1 लाख करें। 230 दी हुई है कि 230,500? फिर ये गलत है यहाँ, ये हाँ 230 है, फिर 230। हाँ, तो ये 5,06,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 5.06 होगी फिर। हाँ जी, इसका आप टोटल कर ले फिर। 8.8742। हाँ जी, 5.06। ठीक है, ये भी गलत है, 5.06। तो 20,240। हम्म 1,25,600, ये सही है। और नीचे वाला क्या आएगा? 8.8742 इंटू 84,000, तो 745,433 शायद है। चलो यही गलत था फिर, ये गलत था। 8.8742। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 14। ठीक है भाई, तो क्लोजिंग में भी ठीक कर लें ये। 114 की बजाय 196 या 195। चलो 196 या 197 जी। आगे चले, और कौन सा सवाल दिया था? वो आंसर मिल जाएंगे, वो आंसर मिल जाएंगे, वो उन्होंने कर लिए हुए हैं, आज टाइपिंग हो जाएगी, बाकी एग्जाम्पल के आंसर भेज दिए आपको। एग्जाम्पल 3 पॉइंट कौन सी थी? एग्जाम्पल 3.3 और एग्जाम्पल 3.4। हाँ जी, प्रोसेस 1, उनके आंसर मिल जाएंगे आपको।
फिर वो बाद में मिल जाए तो फिर वेरीफाई कर लीजिएगा अगर उसमें कोई मिस्टेक ना रह गई हो। अच्छा, तो आज हमने पढ़ना है प्रोसेस, सॉरी जी, 1 में भी आ सकते हैं, छोटा हो जाएगा बस। बड़े बड़े कितने हैं, इतने बड़े बड़े थोड़ी हैं, इससे बड़े बड़े तो आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग की है। कैटेगरी 3 में, हाँ ये सेक्शन बी के है, या कैटेगरी 4 भी सेक्शन बी में है। कैटेगरी 1 2 से आएगा तो वो सेक्शन ए में आएगा। अच्छा, प्रोसेस 2 अकाउंट अगर आपने FIFO से बनाना हो, प्रोसेस 2 अकाउंट अगर आपने किससे बनाना हो, FIFO से बनाना हो, प्रोसेस 2 अकाउंट अगर आपने किससे बनाना हो बच्चों, FIFO से बनाना हो, जी जनाब, डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन। इसके नीचे कितनी लाइन आइटम्स होंगी, बोलना नहीं बाकियों ने, कितनी लाइन आइटम्स होंगी, मटेरियल और कन्वर्जन। जी, कितनी लाइन आइटम होंगी, कितनी लाइन आइटम होंगी, लाइन आइटम का मतलब है जो इसके नीचे लिखते हैं, यही होंगी जी। एक तरफ जाओ, ये क्या 3 क्यों होंगी, हाँ प्रोसेस 2 में होती 3 लाइन आइटम है, 2 नहीं है, सब 2 वाले गलत हैं। प्रोसेस 1 नहीं है ये, प्रोसेस 2 है, तो इसमें मटेरियल रिसीव्ड होगा, मटेरियल उस दिन भी बताया था, मटेरियल एडिड होगा और कन्वर्जन कॉस्ट होगी, या 4 हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन हम 3 लाइन आइटम होंगी। कितनी लाइन आइटम होंगी, और ओपनिंग में ये जो तीनों होंगी ये करंट मंथ की नहीं है, ये पिछले महीने से ब्रॉट डाउन होकर आई है। इसके बाद क्या लिखते हैं हेडिंग, इनपुट ऑफ करंट मंथ। प्रोसेस 2 में जो भी 2 लाइन आइटम सोच रहा है गलत सोच रहा है, फॉर्मेट ही नहीं आना क्यों, फिर भी ये मटेरियल रिसीव अलग दिया होगा, 3 2 दी हुई है तो इन दोनों को मर्ज करके दे दिया, लेकिन लाइन आइटम 3 ही है, मर्ज कर दे वो मर्जी है उसकी, 2 नहीं होती, 2 कहना नहीं है आपने, आपने सोचना 3 ही है। प्रोसेस 2 में लाइन आइटम 3 ही है, ओपनिंग में भी और करंट में भी। तो इनपुट ऑफ करंट मंथ में भी 3 लाइन आइटम होंगी, मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल एडेड और कन्वर्जन कॉस्ट एडेड। फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि ये प्रीवियस मंथ से आया है और ये करंट मंथ में रिसीव और एडिड हुआ है, ये फर्क है। लेकिन इधर 3 लाइन आइटम है तो ऊपर भी 3 होंगी, क्लोजिंग में भी 3 होंगी, एक्चुअल आउटपुट में भी 3 लाइन आइटम का इंपैक्ट जा रहा होगा, एबनॉर्मल लॉस में भी 3 लाइन आइटम का इंपैक्ट जा रहा होगा। ये मैंने उस दिन समझाया है, आप फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। 3, वाई आर वी मर्जिंग मटीरियल रिसीव एड, नहीं हम मर्ज नहीं कर रहे हैं, हमने अलग अलग रखा हुआ है। कहाँ मर्ज कर रहे हैं, मैंने 2 दफा लिखा है मटीरियल रिसीव एडिट, मर्ज कर ही नहीं रहे। जी बेटी बताओ, क्रेडिट साइड पे पहली क्या आइटम होती है, किस वैल्यू पे, ना किस वैल्यू पे, जी सवाल सुने करो बच्चों, नॉर्मल लॉस एट स्क्रैप वैल्यू आता है, नॉर्मल लॉस किस पे आता है, एट, अगर नहीं दी हुई स्क्रैप तो डैश आ जाएगा। नॉर्मल लॉस किस पे आता है, अगला सवाल, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे निकालते हैं, जी भाईजान,
कौन सी इनपुट की, इसके ऊपर, ठीक है। और नहीं, जो भी क्या था, पढ़ा लिखा है तुम्हें, बोल सही तरह से हैं। नहीं, बताओ, पूरी बात करो, पूरा रूल आना चाहिए आपको, रट्टा लगाओ रूल का। ये नहीं मैं पूछ रहा, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे निकलेंगे ये वाले, अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो, और अगर इंस्पेक्शन स्टेज दी हो फिर तो उसको क्या कहते हैं। हाँ, फिर आपने नॉर्मल लॉस रेट इनटू क्या लेना है, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये बताओ। फॉर्मूले याद करो भाई, ई ऐड दसो, रूल नहीं ना याद आपको, रूल याद होगा तो सवाल होंगे जी। दसो पाइन, एक दूसरे ਨੂੰ पूछा करो, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कैसे निकलती है जी, जी बताओ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स अगर लास्ट मंथ में इंस्पेक्ट नहीं हुए थे तो फिर ऐड करने इस दफा, प्लस क्या, इनपुट ऑफ करंट मंथ इफ एडेड बिफोर इंस्पेक्शन, और लेस क्लोजिंग। तो इसका मतलब है तुम्हें तो इंस्पेक्टेड आनी नहीं और इस दफा आना है पेपर में इंस्पेक्टेड, तो फिर तू बात कहना है काश मैं कर लेता, काश, तो फिर काश कम नहीं आनी है। और शेड्यूल इंस्पेक्टेड क्वांटिटी का रूल तुमने कल 15 दफा कॉपी पे लिख के लाना है। कितनी दफा, कल फिजिकल क्लास है तो 15 दफा तुम्हारी कॉपी में मैंने चेक करना है, इंशाल्लाह तो सुता भी सुनाएगा कि इंस्पेक्टेड क्वांटिटी किमें कटी दी है कि नॉर्मल लॉस। तो पूरा रूल याद करना है। पूरा रूल क्या है, नॉर्मल लॉस के दो एरो थे, नॉर्मल लॉस के, ओ भाई ये रूल जेन में रखा करो, नहीं याद रहता रट्टा लाओ, बार बार लिखो, कापी ते लिख के सफा ला दो कार, सुते उठे बैठे वेखी जाओ सफा, याद हो जाएगा आप ही है। तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे निकालते हैं, अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो तो रूल आधा याद है आपको, इनपुट ऑफ द करंट मंथ मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल लॉस का, तो उसी भी याद करके आना है। नहीं, मैं तो स्क्रैप वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे निकालने हैं। गलत, फिर गलत, ए वेखो फिर टाइम मुंह ताड़े एडे बड़े हुए थे हैं। अच्छा, इधर कहीं पे मैंने करवाया था नॉर्मल लॉस का रूल है। हाँ, तो यही मैं कह रहा, तो नॉर्मल लॉस अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो तो नॉर्मल लॉस का रेट इनटू इनपुट ऑफ करंट मंथ, ए रूल जबानी आना चाहिए तानू। अगर इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है तो नॉर्मल लॉस का रेट इनटू इंस्पेक्टेड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ओदा अपना रूल है, फिर लिखी जाना है, पहले भी लिखाया है, दो स्टेप्स, बार बार लिखने से कुछ नहीं होना, उन पढ़ भी जाके कापी काली करी जाना है। अच्छा आगे चलो, इसके बाद क्या करते हैं, एक्चुअल आउटपुट लिखते हैं जी। बताओ भाई जवान हीरो, कापी अब पढ़ रहे हो तुम, एक्चुअल आउटपुट कैसे लिखते हैं फाइफो में। इसको कहते हैं एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और कंप्लीटेड फ्रॉम, ये यूनिट्स कहां से आते हैं बताओ, ये यूनिट्स कहां से आते हैं, इनमें से कौन से दिए होंगे कौन से नहीं दिए होंगे, दसो पाइन। ठीक है, उसके बाद ये कैसे निकलेगी, अब मैं कल वाले सवाल का जुबानी टेस्ट ले रहे हैं जी। दसो पाइन भाईजान, उसने ये आपको दी होगी टोटल, एक्चुअल आउटपुट टोटल दी होगी, ओपनिंग वाले उठा के यहाँ छाप लेंगे, बाकी ये फिगर कहां से आएगी, बैलेंसिंग आएगी।
उसने एक्चुअल आउटपुट दी होगी, बैलेंसिंग आएगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, यूनिट्स कहाँ से आएंगे? तो आप कहें सर इन दोनों का टोटल दिया होगा एक्चुअल आउटपुट का, ब्रेकअप करना मेरी जिम्मेदारी है। ब्रेकअप का मतलब ही होता है तोड़ना, अलग अलग कर देना। मियाँ अलग हो जाएगा, बुढ़ी अलग हो जाएगी, इसको ब्रेकअप कहते हैं। ठीक है, की कहते हो? मियाँ अलग रहेगा, बुढ़ी अलग रहेगी, बच्चे अलग, किसी एक को जान गए हैं, इसको ब्रेकअप कहते हैं। ब्रेकअप मीन्स अलग अलग। ठीक है, मंगनी का ब्रेकअप भी होता है, और भी बड़े ब्रेकअप होते हैं, छो हैं। नहीं समझ आई? ब्रेकअप, सेपरेशन। नेक्स्ट आ जाए। इसके बाद आगे क्या होता है भाईजान, आप बताएं। कॉपी ना वेखी जा, आगे बताओ। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट कैसे आते हैं? ये तो नहीं होती ना कॉस्ट, ये यूनिट कैसे आते हैं एबनॉर्मल लॉस के? हम पूरे पिछले टॉपिक की टेस्ट ले रहे हैं किस्म का जी। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट किवें आंदे ने? कुड़िए ठहर जा जरा, आ मुंडा काबू आया आज बड़े दिनों बाद। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट कैसे आते हैं बब्बर शेर? हाँ जी, चलो बता दो बेटी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हमारे पास होते हैं, और एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हम नॉर्मली एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। एक केस में एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग नहीं आएगा। एक केस होता है जहां पर एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग नहीं आता, बल्कि क्वेश्चन को ही पढ़ने से पता चल जाता है कि एबनॉर्मल लॉस कितना है या एबनॉर्मल गेन है। वो ये क्वेश्चन में एक्चुअल लॉस दिया होगा। जैसे कल वाले में सॉलिड वेस्ट था, जब एक्चुअल लॉस दिया हो क्वेश्चन में तो समझ जाओ एबनॉर्मल बैलेंसिंग नहीं होगा। अब कोई और रकम बैलेंसिंग फिगर होगी। अब कोई और रकम क्या होगी? एक्चुअल लॉस। हाँ, एक्चुअल लॉस क्वेश्चन में दिया होगा। एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से इजाफी हो तो जितना इजाफी है वो एबनॉर्मल लॉस है। एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से कम हुआ है तो फिर एबनॉर्मल गेन है। फिर एबनॉर्मल लॉस और गेन बैलेंसिंग फिगर, बल्कि वो क्वेश्चन की फिक्रे से आ जाएंगे, फिर कुछ और बैलेंसिंग होगा। जैसे मैंने कैटेगरी 2 में, कौन सी कैटेगरी 2 में? कैटेगरी 2 में सवाल नंबर 7 निकालो, निकालो सवाल, सवाल नंबर 7 निकालो। कैटेगरी 2 का सवाल नंबर 7 निकालो। नोट्स तुसी रखे ने, बुझे सवाल हुआ उन्होंने। हाँ जी, कैटेगरी 2 का सवाल नंबर 7 किस अटेम्प्ट का है? इसमें लिखा हुआ है यूनिट्स रिजेक्टेड 120। यूनिट्स रिजेक्टेड सवाल नंबर 7 में लिखिए 100, ये एक्चुअल लॉस था। अब इस पूरे सवाल में नॉर्मल लॉस था इसमें 320 यूनिट का। नॉर्मल लॉस इसमें आउटपुट का 10% था। 320 यूनिट का एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस था। है कि नहीं निकले 3200 का 10%। तानू डाटा ही नहीं याद। 3200 की एक्चुअल आउटपुट थी, उसका 10% कहा हुआ था उसने आउटपुट का। जब आउटपुट का कहा होगा फिर इंस्पेक्शन स्टेज नहीं देगा। आउटपुट का कहा हुआ था तो 3200 का 10% करें तो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस 300 सवाल नंबर 7 में, और एक्चुअल लॉस 120 यूनिट का था। तो इसका मतलब है 200 यूनिट का क्या था? और है एबनॉर्मल गेन था। एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से कम हुआ। एस्टिमेटेड 320 का था, एक्चुअल लॉस कम हुआ, तो बाकी 200 यूनिट का क्या है? और इस पूरे सवाल में इनपुट नहीं दी हुई थी, तो मैंने इनपुट की बैलेंसिंग फिगर निकलवाई थी डेबिट साइड पे 4000 यूनिट। आपको नहीं याद? तो आपको ये बात को नोट कर लेना चाहिए था कि जब जब वो हमें एक्चुअल लॉस दे देता है तो फिर कुछ और बैलेंसिंग फिगर निकलवाता है।
की कहते हो? अगर एक्चुअल लॉस दिया हो तो क्लोजिंग भी बैलेंसिंग निकलवा सकता है बेटा। ये जो आप कहते हैं ना क्लोजिंग हमेशा दिया होता है भाई, कई दफा क्लोजिंग के यूनिट्स भी बैलेंसिंग निकलवा सकता है अगर एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन को देख के पता चल रहा हो। पता नहीं आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं? और ठीक है, एलो इम्तिहान हो गया ताड़ा, पता लग गया तकरीबन आपको बातों का मकसद बताना था, नाल थोड़ी झाड़ पट्टी भी हो गई ताड़ी जी। इसके बाद बताओ बच्ची आगे क्या करते हैं हम? ये हमने प्रोसेस अकाउंट बना लिया, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, कितने कॉलम होते हैं इसमें? 4 मैक्सिमम, शाबाश। और कम से कम क्या नाम होते हैं? 3, मैं 3 बनाऊंगा। नहीं, पहला कॉलम होता है मटेरियल रिसीव का। प्रोसेस 2 में 2 कॉलम कहने ही नहीं कभी, मैं अलहदा बनाता हूँ। मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल एडेड, लेबर एफओएच अलहदा बना लो या कन्वर्जन का। तो मैक्सिमम 4 कॉलम हो सकते हैं ईपीयू में, मिनिमम 3। अच्छा, अब इसमें जो लाइन आइटम आती हैं प्रोसेस अकाउंट की, डेबिट साइड को देख के लिखते हैं क्रेडिट साइड को? ईपीयू बनता ही प्रोसेस अकाउंट की। चलो अभी लड़की अगली खातून, इस प्रोसेस अकाउंट को देख के मुझे बताओ क्या क्या लाइन आइटम की इंग्लिश क्या क्या होगी, वो बोलो। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। ये है ना, एबनॉर्मल लॉस है, पूरा पूरा ऐड करेंगे। हाँ, तो आप लिखें एबनॉर्मल लॉस एज पर, उसके बाद बेटी हाँ 4 लाइन आइटम आएंगी यहाँ पे। एक्चुअल आउटपुट, मैं पूरी इंग्लिश नहीं लिख रहा, कंप्लीटेड फ्रॉम, ओ भाई ध्यान से देखो, एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग, नॉर्मल लॉस नहीं लिखते होते ईपीयू में। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस एज पर इंस्पेक्शन स्टेज प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इन चारों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ करंट मंथ आ जाएंगे FIFO में, ठीक है। चलो अब मेरा अगला सवाल है, हाँ जी बेटी आप बताओ। मैंने आपको कल कहा था कि यहाँ पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कंप्लीशन स्टेज दी होती है, वो करंट मंथ की होती है या लास्ट मंथ की, जो क्वेश्चन में दी होती है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की, लास्ट मंथ की क्यों होती है? ब्रॉड डाउन का मतलब ही ये है कि ये फिगर पिछले महीने से कैरी डाउन होकर अगले महीने में आई है। ब्रॉड डाउन का मतलब है पिछले मंथ से फिगर अगले महीने में लाई गई है। तो जब ये आए पिछले महीने से यूनिट है तो अपने साथ कंप्लीशन भी कब तक की लेकर आए हैं? पिछले मंथ की, ठीक है। कितने मंथ, कौन से मंथ की? हाँ अच्छा, अब मुझे अगला सवाल है आपसे, बिल्कुल ठीक बताया आपने। आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में अगर कंप्लीशन रेट दिए होंगे तो कितने दिए होंगे तादाद में? 2, 1, 3, कितने कंप्लीशन रेट की परसेंटेजेस दी होंगी? तो 3 नहीं होंगी। यहाँ देखो ना, मटेरियल रिसीव भी है, मटेरियल एडिड भी है और कन्वर्जन भी है। आपको कितनी कंप्लीशन स्टेजेस दी होती? हाँ सुन लें, कभी भी रिसीव पोर्शन का कंप्लीशन रेट नहीं दिया होगा। आपको जो कंप्लीशन रेट दिए होंगे ना क्वेश्चन में प्रोसेस 2 के, वो उसके अपने एडिड और पोर्शन कंप्लीट लेस हो सकता है, हमेशा एडिड पोर्शन के कंप्लीशन रेट दिए होंगे।
मटेरियल एडिड का कंप्लीशन रेट होगा, कन्वर्जन कॉस्ट एडिड का। रिसीव का क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पिछले प्रोसेस से पूरा लग के आया था। तो आपको जो कंप्लीशन रेट दिए होंगे वो 3 नहीं दे सकता कभी भी, 2 ही देगा अगर ऐसा सवाल है तो। एक एडिड का, मसलन 80% मटेरियल एडिड था ये, और कन्वर्जन कितनी ऐड हो चुकी थी पिछले महीने तक, ये परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई है। मिसाल के तौर पर यूनिट कितने हैं, मिसाल के तौर पर यूनिट है 3000। याद रखें क्वेश्चन में प्रोसेस 2 का सवाल है ना, तो जो क्वेश्चन में कंप्लीशन परसेंटेजेस होती हैं वो प्रोसेस 2 की दी होती हैं, 1 की कोई नहीं दी होगी, क्योंकि 100% लगा होगा, कोई परसेंटेज देने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर बेवकूफी नहीं जाहिर करता, वो कहता है मैं मटेरियल एडिड में तो 100% लिख दूंगा, रिसीव में मैं कोई परसेंटेज नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि मटेरियल रिसीव चाहे पिछले महीने लग के आया था या इस महीने लगा है, वो पहले से ही पूरा 100% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल रिसीव कंप्लीट है। समझ आ रही है बात आपको? तो आप बात रखें, क्योंकि हम टॉपिक किस प्रोसेस का पढ़ रहे हैं, प्रोसेस कौन सा है, तो कंप्लीशन रेट होंगे प्रोसेस 2 की कॉस्ट के, एडिड और कन्वर्जन एडिड के। रिसीव के देखने नहीं सवाल में, उसका कंप्लीशन होती पूरी पूरी है, इसीलिए उसको देखने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कंप्लीशन रेट दिए होंगे ना, वो इन कॉलम्स के दिए होंगे, इन कॉलम्स के। मैंने पहले भी शायद बताया था, इस कॉलम की कोई परसेंटेज नहीं दी होगी, नहीं दी होगी ना लगाएंगे हम। इन कॉलम में परसेंटेज लगती है प्रोसेस 2 में। क्वेश्चन में कितनी परसेंटेज दी हुई है, और मिसाल के तौर पर ये यूनिट 3000 है। जब यहां लाने हैं तो अब मुझे बताएं, ईपीयू पर्पस के लिए अब आप करंट मंथ में इन यूनिट्स को, 3000 यूनिट्स को कितना कितना कंप्लीट काउंट करेंगी, और नीचे यहाँ पे कितने कितने यूनिट लेंगी? जी बेटी बताओ। जितना पोर्शन कंप्लीटेड करंट मंथ में होगा बताओ फिर। जी, करंट मंथ में आप इन यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए 20% मटेरियल एडिड और लगाओगे, रिसीव नहीं लगा सकते आप प्रोसेस 2 वाले। 20% मटेरियल एडिड लगाओगे, 20% मटेरियल एडिड लगाओगे, और 40% क्या ऐड करोगे, तब वो जाके 100% पे पहुंचेंगे। रिसीव क्यों नहीं लगा रहे हो भाई, ਉਹਦੇ ਲੱਗ के आया है, ਅਸੀਂ ला ही नहीं सकते। रिसीव वाला तो हम लगा ही नहीं सकते, वो तो पूरा लग के आया है। एडिड कम ज्यादा लगाया होता है आपने प्रोसेस 2 ने, समझ आ गई है? तो प्रोसेस 2 ने अपना मटेरियल जो ऐड किया था वो 80% किया हुआ था पिछले महीने में, रिमेनिंग 20% प्रोसेस 2 ने अपना मटेरियल ऐड करना है। प्रोसेस 2 ने पिछले महीने कितनी कन्वर्जन ऐड की थी, इस महीने अपनी कन्वर्जन कॉस्ट और ऐड करनी है, ताकि वो यूनिट मुकम्मल हो जाए। रिसीव ना वो कम था ना ज्यादा था, ना ऐड होना, कुछ नहीं होना करंट मंथ में। तो रिसीव वाले कॉलम में तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा डैश। डैश का मतलब है हम इसको तो देख ही नहीं रहे, ये तो पहले से कंप्लीटेड था, करंट मंथ में कुछ हो ही नहीं सकता कंप्लीट। हाँ, हम मटेरियल ऐड कितना कर रहे हैं, तो इस कॉलम में 20% लिखना है, इधर कोई परसेंटेज ना लिख देना, मेरा काम ही नहीं है रिसीव में परसेंटेज लिखना, मैं प्रोसेस 1 का काम नहीं कर रहा, मैं किस प्रोसेस का काम कर रहा हूँ। तो 20% मटेरियल और ऐड होगा उन यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए, कन्वर्जन कितनी और ऐड होगी, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो बच्ची कह रही है 3000 यूनिट्स का 20% करके 600 आएगा, और इधर कितना आएगा 1200। इधर क्या करना है, बस डैश लिखे, परसेंटेज भी कोई नहीं लिखनी है ना, तुसी परसेंटेज को लिख दो, लिखने की जरूरत ही नहीं। हमें तो परसेंटेज दी 2 होंगी, एडिड की, और तो वो जितने परसेंट कंप्लीट थी ये पिछले महीने तक का कंप्लीशन रेट था, रिमेनिंग आपने और कंप्लीट करनी है। अब रिमेनिंग मटेरियल एडिड है और कन्वर्जन एडिड है। समझ आ रही है बात, नहीं समझ आई? आ गई है? ये परसेंटेज मटेरियल रिसीव किया एडिड किया है,
कभी भी रिसीव की नहीं होगी परसेंटेज। किसकी होगी ये? अगर ये 100% भी है ना तो एडिड की है, रिसीव दी परसेंटेज नहीं दिती होंगी प्रोसेस टू। नहीं समझ आई? अच्छा, ये फॉर एग्जांपल अगर 11,000 थे, ये 3,000 थे, अगर ये 8,000 है तो इस 8,000 को कैसे लिखेंगे बताओ भाई? हवा तीन में से पहले इस 8,000 को कैसे लिखेंगे ईपीयू में? इस 8,000 को कैसे लिखेंगे? ये 8,000 क्योंकि करंट मंथ में ही रिसीव हुए, करंट मंथ में ही इन पे मटेरियल ऐड हुआ, करंट मंथ में ही कन्वर्जन पूरी ऐड हुई है। ये पिछले महीने के नहीं थे, ये करंट मंथ में रिसीव हुए, इसमें से हैं। करंट मंथ में ही रिसीव हुए, करंट मंथ में ही मटेरियल ऐड हुआ, कोई चीज नामुकम्मल नहीं है इन पे। रिसीव भी पूरा लगा हुआ है, एडिड भी पूरा लगा है करंट मंथ में ही, कन्वर्जन भी पूरी लगी है। तो ये जो 8,000 है, ये तीनों कॉलम में 8,000 पूरा पूरा लेना है। करंट मंथ में आपने सारा कुछ रिसीव भी पूरे और एडिट भी। इनमें क्यों जीरो लिखा है? क्योंकि ये पिछले महीने पूरे काउंट हो गए थे, डबल डबल दफा काउंट नहीं करना। पिछले महीने जब ईपीयू बना होगा ना तो रिसीव पोर्शन पूरा लिखा जा चुका होगा। समझ आ गई है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जी। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस अगर आएगा, क्लोजिंग अपने कंप्लीशन के हिसाब से आएगा जितना भी है, ठीक है। क्लोजिंग लिखते हुए इसमें कोई परसेंटेज नहीं लगानी, कंप्लीट लिखना है। और समझ आ रही है? नहीं समझ आई? आपने जो गलती करनी होती है वो यहाँ करनी होती है, इतने आगे तुम परेशान हो जाते हो। असल में ऊपर वाली लाइन में जीरो है, नीचे वाली लाइन में पूरा है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जीरो क्यों लिया है, पूरा लेना चाहिए। पूरा ये पिछले महीने लिया जा चुका होगा क्लोजिंग के अंदर असल में, इसीलिए डुप्लीकेट नहीं कर रहा मैं। क्या कहते हैं? पिछले महीने जब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था ना, तो इसमें मटेरियल रिसीव पूरा ले चुके थे, मटेरियल एडिड कितना ले चुके थे? 80%। कन्वर्जन कितनी ले चुके थे? अब रिमेनिंग मटेरियल रिसीव तो कुछ आना नहीं, मटेरियल एडिड रिमेनिंग कितना आना है? 20%। और कन्वर्जन कितनी आनी है? 40%। ये पिछले महीने के ईपीयू में ये परसेंटेजेस आ चुकी हुई हैं और रिसीव्ड पूरा आ चुका हुआ है, इसीलिए अब इस महीने में रिसीव बिल्कुल नहीं आ रहा, कन्वर्जन आ रही है, वो भी रिमेनिंग पोर्शन से। चलें आ जाए जी, नोट्स में से 17वां सवाल निकालें। चले नमाज पढ़ ले फिर आके करते हैं। हाँ जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एट इट्स कंप्लीशन रेट। दोस्तों केड़ा बच्चा, केड़ा बच्चा है? बच्चा है मेरे लिए, बच्चा है, हाँ सही है। अच्छा अभी 17वां सवाल निकालें जी नोट्स में से, 17th क्वेश्चन। और इस सवाल को हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करेंगे, ना कि पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाएं। जिस तरह क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में है हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 17, ऑटम 16, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी भाईजान, कोई फाइल अब अपलोड नहीं होगी, ये कापी ते लिखो बैग क्यों, चलो नस जाओ। हाँ जी, असी अपलोड कराइए थे 15-20 मिनट बाद से बैग के अपलोड करिए, चुप करके लिखी जाओ लेक्चर, हूँ कुछ नहीं अपलोड होएगा है। अच्छा ये सिर्फ आपका ये वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ये वन नोट ये वो कोई अपलोड नहीं होना। हसन खान खखर, अच्छा जी आए, कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। जी आपने ईपीयू कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? 17वां सवाल नोट्स का, ईपीयू कैलकुलेट करना है। दूसरे नंबर पर क्या कैलकुलेट करनी है? कॉस्ट फिनिश गुड्स की, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की और एबनॉर्मल
गेन की। ओए ये सवाल था, नहीं ये तो नहीं था। अच्छा यही होगा, ठीक है। फाइफो का है ना। आगे कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड प्रोडक्शन गेन एंड लॉसेस फॉर द मंथ। जी, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड प्रोडक्शन गेन और लॉस फॉर द मंथ। जी, साथ साथ रिकॉर्डिंग करो बेटा, साथ साथ कॉपी पे लिखो जैसे क्लास में लिखते हैं। तो ये आपने चीजें निकालनी है। अब एंट्रीज करनी है गेन लॉस की, ये कॉस्ट टोटल निकालनी है जो प्रोसेस की क्रेडिट साइड पर होती हैं, और ईपीयू कैलकुलेट करना है। कहता है बेला एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस अ केमिकल दैट रिक्वायर्स टू सेपरेट प्रोसेसेस फॉर इट्स कंप्लीशन। और उसने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है वो किस प्रोसेस की दी है, और फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2016। इसमें ये सारा डाटा अगस्त का होगा सिवाय एक रकम के जो जुलाई से आई होगी, और वो ओपनिंग वाली फिगर जुलाई के मंथ से आई है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है 85% कन्वर्जन, नीचे ये लिखा हुआ है मटेरियल स्टार्ट पे ऐड होता है प्रोसेस 2 में। तो इसका मतलब है कि ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट लास्ट मंथ से आए हैं, इन पे मटेरियल 100% लग चुका था एडिड, और कन्वर्जन कितने परसेंट लग चुकी थी। ये कंप्लीशन रेट किस मंथ के हैं, लास्ट मंथ तक कितने परसेंट ये कंप्लीटेड थे। बताओ भाई करंट मंथ में कितने परसेंट कंप्लीट करेंगे, और कितना मटेरियल ऐड करेंगे, और कितने परसेंट कन्वर्जन ऐड करेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट एडेड, रिसीव वाली नहीं एडेड वाली, 0% होगी करंट मंथ में, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी ऐड करेंगे, 15%। ये इसके सामने लाइन के लिख लें ताकि हमें याद रहे। 5000 केजी हैं जिन पे 2 मिलियन टोटल कॉस्ट दी है। इसका ब्रेकअप नहीं दिया हुआ मटेरियल लेबर एफओएच, टोटल दिया हुआ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का। ये प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे कॉपी हो जाती है, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे भी कॉपी हो जाती है सीधी सीधी। कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट नहीं बनती, ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट, ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि ये जो कंप्लीशन रेट्स हैं ना, ये लास्ट मंथ के हैं, और करंट मंथ में हमें इतने परसेंट और कंप्लीशन के लिए कॉस्ट लगानी पड़ेगी। जी, कॉस्ट फॉर द मंथ हेडिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट ऑफ करंट मंथ। इसमें ये मटेरियल रिसीव्ड है 30,000 केजी, उसकी कॉस्ट है 18 मिलियन। मटेरियल एडिड है 15,000 केजी और 10 मिलियन। इन दोनों को टोटल करें तो ये इनपुट बनती है 45,000 केजी। तो ये जो मटेरियल रिसीव हुआ है और एडिड हुआ है, ये स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस पे ही रिसीव होता है और एडिड भी बताया हुआ है। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट 11 मिलियन की है। फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ये क्या चीज है आपकी, एक्चुअल आउटपुट है। इसका ब्रेकअप शो करना है हमने। एक्चुअल आउटपुट के दो टुकड़े होंगे फाइफो में। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगी 5,000 केजी, और एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट इनपुट होगी, ये ब्रेकअप करना जरूरी है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 4,000 केजी है, 60% कन्वर्जन का मतलब मटेरियल एडिड तो 100% लग चुका है, कन्वर्जन कितने परसेंट लगी है। ये 100 मुझे कैसे पता चला, इस लाइन की वजह से। मटेरियल शुरू में ही ऐड हो जाता है, कन्वर्जन साथ साथ थोड़ी थोड़ी ऐड की जाती है। कन्वर्जन इवनली का मतलब है थोड़ी थोड़ी साथ साथ ऐड की जाती है। Process losses are determined on inspection, which is carried out on 80% completion of the process. क्या दिया हुआ ये इंस्पेक्शन स्टेज दी हुई है। ये क्या दी हुई है,
स्टेज है। तो अब हमें नॉर्मल लॉस इंस्पेक्टेड क्वांटिटी पे निकालना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस किस पे निकालना पड़ेगा? तो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालो पहले। चलो करो भाई सब बच्चे, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालो, खुद निकालो भाई। 41,000 नहीं, चेक करो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी चेक करो सब बच्चे। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इफ नॉट इंस्पेक्टेड इन द लास्ट मंथ। तो ओपनिंग वाले तो पिछले महीने ही 80 से आगे आगे हुए थे, तो ये पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे। तो इंस्पेक्टेड क्वांटिटी निकालने में ओपनिंग वाले जीरो लेंगे। क्यों जीरो लेंगे? क्योंकि ये पिछले महीने ही इंस्पेक्ट इनपुट ऑफ करंट मंथ स्टार्ट पे इनपुट हो जाती है। ये 45,000 केजी लेना है इनपुट को, 30,000 केजी नहीं, 15 नहीं, 45,000 केजी इनपुट है। 45,000 केजी इनपुट है करंट मंथ की। माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तब करते हैं जब वो इस महीने इंस्पेक्ट नहीं हो सकते। तो ये तो इंस्पेक्शन के पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं। इंस्पेक्शन कब होती है? 80%, और ये तो अभी 80 तक कंप्लीट ही नहीं है। इन्होंने इसका मतलब है कब 80% तक पहुंचना है? नेक्स्ट मंथ में। तो चेक भी नेक्स्ट मंथ ही होंगे। इनको माइनस कर दें। माइनस करने का मतलब है 4,000 केजी करंट मंथ में इंस्पेक्ट नहीं हो सकते। तो 41,000 केजी इंस्पेक्टेड क्वांटिटी है, सबकी ठीक थी जिन्होंने 41,000 बताई थी। 11,000 जो आपने बताई है, आपने ये 30 काउंट ही नहीं किया, गलत है। 41,000 केजी इंस्पेक्टेड क्वांटिटी है, आपको अभी भी नहीं आती, निकाली हुई है। नॉर्मल लॉस कितने परसेंट का है उसने? 10% ऑफ। तो 41,000 केजी का 10% निकालो, 4100 केजी, और 100 रुपए पर केजी स्क्रैप वैल्यू है। कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है? FIFO। लो जी, अब हमने क्वेश्चन सारा पढ़ लिया, इसका तिया पांचा पोस्टमार्टम भी कर लिया। सवाल पढ़ना ही आर्ट है। अब सिर्फ हमने उठा के डेटा फिलअप करना है, और मैं प्रोसेस अकाउंट नहीं बना रहा, मैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉल्यूशन करूंगा। तो रिक्वायरमेंट में पहले क्या मांगा हुआ है? तो लिखें जी मेरे साथ, एज पर द रिक्वायरमेंट चलना है हमने, ताकि आपको, क्योंकि अगर आप पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाने बैठेंगे यू विल वेस्ट योर टाइम। तो आ जाए जी, सबसे पहले हेडिंग दें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स FIFO के तहत प्रोसेस 2 में। क्योंकि प्रोसेस 2 है तो प्रोसेस 2 में कितने कॉलम होते हैं? प्रोसेस 2 में कितने कॉलम बनते हैं? मैक्सिमम 4, कम से कम 3। तो पहला कॉलम बनेगा मटेरियल रिसीव्ड का, मटेरियल एडेड का, और कन्वर्जन का। और केजीज में लिखेंगे यहाँ पे फिगर्स। मटेरियल रिसीव्ड प्रोसेस 2 है ना ये, मटेरियल एडेड और कन्वर्जन। अब इसमें कितनी लाइन आइटम आनी है उसके लिए मुझे प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड से चाहिए। तो नीचे अब आप 4-5 लाइनें छोड़कर लिखें वर्किंग 1। प्रोसेस अकाउंट यूनिट्स में बना लें सिर्फ, और उस वर्किंग का नाम लिखें क्वांटिटी स्केड्यूल। क्या नाम दे उसका?
इसमें अब आप प्रोसेस अकाउंट ही बना रहे होंगे, लेकिन सिर्फ केजीज में, रुपीस नहीं लिखने। इससे हमें ईपीयू बनाना आसान हो जाएगा। तो लिखें हेडिंग दे क्वांटिटी स्केड्यूल। क्या लिखें हेडिंग में? तो बनाए जी, प्रोसेस अकाउंट नहीं लिखना, बस आपने डेबिट क्रेडिट लिखें और यूनिट्स में प्रोसेस अकाउंट बना लें। जी सबसे पहले लिखें, क्या लिखेंगे जी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड डाउन। जी कितने केजी थे? 5000 केजी। सवाल देखते जाए, अगर आपने सामने रखे हैं 5000 है। इनपुट ऑफ करंट मंथ, इनपुट ऑफ करंट मंथ, इनपुट ऑफ, उसके अंदर लिखें मटेरियल रिसीव्ड कितना है? 30,000 केजी। और मटेरियल एडिड कितना है? ये एडिड के केजी कम ही दिए होते हैं वैसे, लेकिन चलो अगर दिए हों तो 15,000 केजी। तो इसको बॉक्स में मैं टोटल कर लेता हूँ ताकि टोटल इनपुट का पता चल जाए। ग्रैंड टोटल आएगा 50,000 केजी। क्रेडिट साइड पे हम सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे? नॉर्मल लॉस इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के मुताबिक 0 प्लस 45,000 माइनस 4,000, 41,000 की आ जाएगी इंस्पेक्टेड क्वांटिटी। उसका 10% करें। नहीं, रुपए नहीं लिखने, केजी लिखो बस। ये मैं केजी में ही बना रहा हूं, 4100। इसके बाद क्या लिखेंगे जी? एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम। जी मैंने इसको ब्रेकअप किया था क्वेश्चन में। हाँ जी, 5000 केजी, टोटल 40 था। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट। ठीक है, नहीं समझ आई? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना दिया हुआ था? 4000 केजी। तो अब नॉर्मल लॉस कितना था? 1900 केजी की बैलेंसिंग फिगर थी। लें जी, 1900 केजी की बैलेंसिंग फिगर थी। प्रोसेस अकाउंट की अब क्रेडिट साइड को देखकर हम क्या बनाएंगे? ईपीयू। तो नॉर्मल लॉस को तो ईपीयू में नहीं लिखते, इन चारों को लिखेंगे। तो लिखें पहले इनके नाम, फिर रकमें लिखते हैं। नाम लिखें ऊपर। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम, एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, रकमे बाद में लिखते हैं, प्लस एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस एज पर 80% इंस्पेक्शन प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एज पर इट्स कंप्लीशन। लें जी,
हाँ जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई ऑफ करंट मंथ, यानी जो भी हमारा करंट मंथ है उसमें हमने कितनी प्रोडक्शन की। तो बताएं जी, ऊपर देखकर कितने परसेंट लग चुका था मटेरियल एडिड, मटेरियल एडिड कितना लग चुका था ओपनिंग पे, और इस महीने 0% लगना है। कन्वर्जन कितने परसेंट लगनी है, 85% तो लास्ट मंथ तक लग चुकी थी, अब कितनी लगनी है। तो ये लिखें, इधर तो कुछ नहीं लिखना, 0%। 5000 है, 5000 क्यों लिखेंगे, हाँ 5000 का 15%, सिर्फ 750 इधर आना है, बाकी किसी कॉलम में कुछ, इधर तो कोई परसेंटेज भी नहीं लिखनी। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट जी कितना है जी, 35,000 है। अब इस 35,000 क्योंकि करंट मंथ में मिला है और करंट मंथ में ही कंप्लीट हो गया है, तो इस पे मटेरियल रिसीव पूरा लगा हुआ है करंट मंथ में, मटेरियल एडिड भी पूरा ही लगा है करंट मंथ में, कन्वर्जन भी पूरी लगी है करंट मंथ में। करंट मंथ में एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स पे मटेरियल रिसीव कितने परसेंट लगा हुआ था जी बताओ। एबनॉर्मल लॉस 1900 यूनिट्स का है, इस पे मटेरियल रिसीव पूरा लग के आया था, मटेरियल एडिड भी स्टार्ट पे हुआ है, लेकिन इन कन्वर्जन वो कितनी हुई है, जिस पॉइंट पे वो इंस्पेक्ट हुआ है कन्वर्टेड वो 80% है, इवनली लगने की वजह से 1520, क्योंकि कन्वर्जन सारी एकदम नहीं लग जाती, थोड़ी थोड़ी करके लग रही है, तो वो इंस्पेक्शन स्टेज तक कन्वर्टेड है, इंस्पेक्शन स्टेज तक कन्वर्टेड है। जी दसो जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस करंट मंथ में कितने यूनिट, करंट मंथ में उन पे मटेरियल रिसीव पूरा लगा हुआ है, मटेरियल एडिड भी स्टार्ट पे लग गया था, कन्वर्जन करंट मंथ में कितनी लगी है, 2400 kgs, 40900 kgs। अच्छा, 39670, 39670। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट ए जो 4 नंबर की है ये मुकम्मल हो गई, 4 मार्क्स हमें मिल गए हैं। इसके नीचे कॉस्ट पर यूनिट नहीं मांगी, वो इसका पार्ट नहीं, वो अगले के लिए आपको करनी पड़ेगी। अगली रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस या गेन। तो अब आप हेडिंग दे बी, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ, क्या मांगी है, फिनिश गुड्स। तो 2-3 लाइनें छोड़ दें इसके नीचे, उसके बाद लिखें जी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मांगी है, 1-2 लाइनें छोड़ दे नीचे, एक लाइन भी छोड़ दे तो हम एक लाइन में करते हैं, और तीसरा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल, ये प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो मैं कॉस्ट निकालता हूँ ये उसने मांगी है। इधर हेडिंग हम दे देते हैं रुपीज इन थाउजेंड के ऊपर एक ही दफा, रुपीज इन थाउजेंड। अब ये कॉस्ट निकालने के लिए मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट होना जरूरी है, तो वर्किंग नंबर 2 लिखें, करंट कॉस्ट पर केजी। क्या निकालनी है मैंने, करंट कॉस्ट पर केजी, ब्रॉड डाउन कॉस्ट नहीं लेनी इसमें,
तो मटेरियल रिसीव की, मटेरियल एडिड की, कन्वर्जन की कॉस्ट पर केजी हमने निकाली है। तो बताओ भाई मटेरियल रिसीव की कॉस्ट पर केजी क्या आएगी? मटेरियल एडिड की क्या कॉस्ट पर केजी आएगी और कन्वर्जन एडिड की क्या कॉस्ट पर केजी आएगी? जी, मटेरियल रिसीव करंट पीरियड में कितना था जी? करंट पीरियड में 18 मिलियन था। ये 18 मिलियन डिवाइडेड बाय ईपीयू 40,900 केजीज। लो जी, क्या चीज? कौन सा? स्क्रैप एडिड में से लेस करते हैं बेटी। मैं एडिड में से करता हूं, बाकी आप रिसीव में से भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि इसी प्रोसेस का स्क्रैप है तो इसी प्रोसेस के मटेरियल एडिड में से लेस करता हूं। जी, मटेरियल एडिड कितना था? मटेरियल एडिड कितना था? 10 मिलियन शायद, माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय ईपीयू डिवाइडेड बाय ईपीयू। कहते हैं इन ईपीयू वी ought to subtract closing work in process. Why did we add it? हमने तो कभी क्लोजिंग लेस किया ही नहीं। हमने तो क्लोजिंग ऐड की है, इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के लिए लेस करते हैं। और कितने बैठे हो जवान? क्लोजिंग इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के लिए सिर्फ लेस होता है, ईपीयू के लिए नहीं। गलत जगह पे गलत रूल बता रहे हैं। जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है वो गलत है। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के लिए हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करते हैं। तो आप हर जगह ही कह रहे हैं क्लोजिंग लेस होगा, तो यू आर रॉन्ग। अच्छा जी, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी थी? 11 मिलियन। 11 मिलियन डिवाइडेड बाय ईपीयू 39670। क्या कहते हैं? 39670। दसो जी पर केजी की आंदा है 410, बस 2 डेसिमल पर आ गए। 47 48 2 पर केजी। ये कॉस्ट आ गई पूरी। 2 डेसिमल तक ले लें, 4 तक ले लें जी, ठीक है। अब आपने ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मैं जरा आसानी पे चलता हूं। पहले अब नॉर्मल लॉस देखें। ईपीयू में अब नॉर्मल लॉस सेम केजी है, डिफरेंट है? एलिमेंट वाइज होगी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस डिफरेंट है, एलिमेंट वाइज होगी। एक्चुअल आउटपुट कंप्लीटेड फ्रॉम करंट इनपुट, ये आपका 35,000 केजी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट के 2 हिस्से हैं, वो वैसे ही मुश्किल है। तो पहले मैं चलो अब नॉर्मल लॉस कर लेता हूँ एलिमेंट वाइज। यहाँ नीचे कॉस्ट भी लिखी हुई है करीब। एलिमेंट वाइज जी, मटेरियल रिसीव की कॉस्ट है 440.10 पर केजी इंटू 1900 केजीज प्लस 234.47 पर केजी। एलिमेंट वाइज कैलकुलेशन होगी इनटू
1900 kg प्लस 277.28 इंटू 1520 kgs। तो रुपीज इन 1000 करके राउंडेड फिगर जवाब बताएं क्या आता है। 1700 कुछ आएगा जी। 1703 थाउजेंड्स में राउंडेड है ये, चेक करो। तो ठीक है, ऐसे ही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकलेगा, बस उसके केजी ईपीयू से उठाने हैं। ऐसे ही क्लोजिंग निकलेगा, लेकिन उसके जो केजी उठाने हैं वो कहां से उठाने हैं, ईपीयू से। तो 1900 केजी की जगह मेरा ख्याल है 4000 केजी आ जाएगा, 4000 और 2400 शायद। जी 3364 3364। अच्छा जी, अब ये जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालनी होती है, इसके लिए तो आपको ये दोनों की कॉस्ट अलग अलग चाहिए होती है। एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट इनपुट। ये दोनों को जमा करेंगे तो फिर आपके पास ही आएगी। कर लिए ये, बढ़ाओ यार। अच्छा जी, कैसे करेंगे जी, करो दसो, करो आप ही। मैं नहीं कर रहा, चलो शाबाश, हम करोगे तो जान छूटेगी। हाँ जी ओ गोंगलू। अच्छा जी, मैंने ये कहा था कि ये जो आपकी ब्रॉड डाउन कॉस्ट थी, ये जो 2000 की, ये डायरेक्ट इधर क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी हैं। ब्रॉड डाउन कॉस्ट इसकी जो रुपीज में है वो डायरेक्ट इधर आ जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे ब्रॉड डाउन कॉस्ट। पहले पिछले महीने तक इस पे 2 मिलियन की कॉस्ट लग चुकी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पे लास्ट मंथ तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है, और करंट मंथ में कितनी कॉस्ट और लगी है टू कंप्लीट, एडिशनल कॉस्ट इन करंट मंथ। करंट मंथ में इसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ कन्वर्जन लगी है मेरा ख्याल है। ईपीयू में चेक करना जरा, ईपीयू में हाँ, मटेरियल रिसीव नहीं लगा, एडिड नहीं लगा, कन्वर्जन लगी है 750 केजी के बराबर। टू 77.28 22,000 में 2208। ये क्या किया है मैंने, पहले मैंने पिछले महीने तक की कॉस्ट काउंट की उसकी, और फिर मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया है,
करंट मंथ में जितनी एडिशनल कॉस्ट लगी टू कंप्लीट दीज यूनिट्स। अगला दसो जी, अगला आउटपुट में वो बाकी करंट इनपुट वाले यूनिट 35,000 kg हैं, तो वो ईपीयू में मेरा ख्याल है सेम ही आए हैं, 35,000 35,000 35,000। तो इसको मैं ऐसे शॉर्टकट तरीके से कर सकता हूँ, एलिमेंट वाइज लेना भी ले भी सकता हूँ, और शॉर्टकट 951.85 इंटू 35,000 kgs जी, 15। तो ऐड करें, ये लेंगे, ये आपके पास आंसर आ गया, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये हमने इसका कौन सा पार्ट कर लिया, बी पार्ट कर लिया। ए पार्ट, ये सवाल बड़ा अच्छा है। ए पार्ट में हमने ईपीयू निकाला लेकिन कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाली। बी पार्ट में कॉस्ट पर यूनिट मांगी नहीं थी लेकिन वर्किंग में करनी पड़ी, तभी ये हो सकता है। सी पार्ट में उसने अकाउंटिंग एंट्रीज मांगी है, किस चीज की, गेन लॉस की। तो दो एंट्रीज होंगी, या जितनी भी, एक नॉर्मल लॉस की, या ये नॉर्मल लॉस की, और एबनॉर्मल लॉस की। कैश टू स्क्रैप वाली नहीं होनी, बाकी नॉर्मल लॉस की दो एंट्रियां और एबनॉर्मल लॉस की दो एंट्रियां, टोटल कितनी है, 4। जो बच्चा कंपाउंड एंट्री करना चाहेगा वो 2 करेगा, ठीक है। करो एंट्रियां, मैंने नहीं करनी, आपने करनी है जर्नल की फॉर्म में। जिन्होंने कर ली है वो चेक करा के जा सकते हैं। चलो एंट्रियां खुद करो जर्नल की फॉर्म में, जर्नल के फॉर्म में एंट्रियां खुद करें जी। किधर है एंट्री, ये होगी। एबनॉर्मल लॉस की किधर है, ठीक है। जी जी ऐसे ही है। चलो भाई एंट्रियां करो, शाबाश। ये फनकार है, सवाल के साथ वो करता है जो इंडियन फिल्म में हीरो विलन के साथ करता है। अच्छा, ये जो वन नोट है ये अपलोड करना बंद हो गया, बस बैन कर दें, कोई जरूरत नहीं अपलोड करने की। अवाम टिल्ली हो गई है, उधर देख नहीं सकते कि बैच 1 में अपलोडेड है या 2 में। तो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग अपलोड ना करें, कोई महीने बाद करेंगे, एक को दिन बैच है इकट्ठा ही, फिर वो पेपरों के करीब दोबारा कर देंगे। अवाम इज वेरी सुस्त, सो सुस्त अवाम को चुस्त करने का तरीका ये है कि लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तो इनको आसान नहीं होगा। अब ये सामने होता है तो फटाफट वेखी जाते हैं, बस ठीक है कुछ नहीं कर दे। ये वन नोट हम देना बंद कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। जी बेटी देख के तो नहीं की, ठीक है, जाओ शाबाश, गुड। पूछे थे यहाँ पे ना 11,000 और यहाँ पे 7,000। हाँ तो इसको करेक्ट कर लो। इसमें तो ऐसे ही सॉल्व कर दिया, यहाँ पे कॉस्ट तो दी हुई है उसके। वैसे तो ये 11 आना चाहिए, इसकी जगह सवाल का निशान डाल दो, बस ठीक है। क्या कहते हैं, देखा ना, सॉल्यूशन करते हैं तो गलतियों का पता चलता है। एग्जाम्पल 3.1 में गलती है, उसमें डिपार्टमेंट बी में यूनिट्स रिसीव 7,000 लिखे हुए, 11,000 आने। एग्जाम्पल 3.1 के प्रोसेस 2 में
ये फाइफो वाली एग्जांपल असल में गलती से इधर कॉपी होगी है ना, या उधर 7,000 कर लिए जाएं, लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, लाओ दिखाओ अपना सॉल्यूशन जी। एंट्रियां कर ली बच्चों? नहीं की? नहीं की? अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे और इस दुनिया से उठा ले जिसको नहीं आता जी। अगर तो आप डिटेल्ड एंट्रियां करना चाह रहे हैं तो नॉर्मल लॉस की दो एंट्रीज होंगी, ये वाली। एक होगी नॉर्मल लॉस टू वर्क इन प्रोसेस टू अकाउंट, 100 रुपए इंटू 4100, 4,10,000। मैं 3 सिफर कॉमन ले रहा हूं। और अगली एंट्री होगी स्क्रैप इन्वेंट्री टू, मैं नॉर्मल लॉस की दोनों पहले कर रहा हूँ कट सी। स्क्रैप इन्वेंट्री, नॉर्मल लॉस, आई कैप स्क्रैप इन्वेंट्री कहता है तो मैं भी स्क्रैप। जो बच्चा कंपाउंड एंट्री इनकी करना चाहे, आइंदा से मैं कंपाउंड ही किया करूंगा, जो बच्चा इसकी कंपाउंड एंट्री करना चाहे वो एंट्री क्या पर पास करेगा, स्क्रैप इन्वेंट्री टू वर्क इन प्रोसेस टू अकाउंट 410 से। ये कंपाउंड एंट्री है। ये ऊपर वाली दोनों एंट्री की क्या है, कंपाउंड। और आइंदा से मैं कंपाउंड ही करूंगा। ठीक है, नहीं समझ आई? अच्छा, इसी तरह एबनॉर्मल लॉस की सेपरेट एंट्री, लेकिन ताड़ी मेहरबानी है ना हुए एक च कंपाउंड कर दियो, दूसरे च लहदा कर दियो। अगर कंपाउंड करनी है फिर दोनों कंपाउंड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होती है एबनॉर्मल लॉस टू वर्क इन प्रोसेस टू, मेरा ख्याल है 1700, और उसके बाद स्क्रैप इन्वेंट्री रिकवरेबल अमाउंट से, स्क्रैप इन्वेंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू एबनॉर्मल लॉस 1703, 100 रुपए इंटू 1900 kg 190, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर आएगा ये 153। जो बच्चे कंपाउंड एंट्री करना चाहें अब नॉर्मल लॉस, क्या एंट्री पास करना चाहें, वो बच्चे क्या करेंगे, ये अब नॉर्मल लॉस नहीं आएगा, फिर आएगा स्क्रैप इन्वेंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू वर्क इन प्रोसेस टू अकाउंट। आइंदा से अब हम रिवीजन के वक्त भी मैं कंपाउंड एंट्रीज बताऊंगा बस। नाउ ऑनवर्ड वी विल फोकस ऑन कंपाउंड एंट्रीज बिकॉज टाइम बचेगा, और टाइम के बड़े पैसे हैं, टाइम की बड़ी वैल्यू है, और टाइम बच जाए तो प्रेशर, गलतियां भी कम होती हैं। कल लेना, हाँ जी, बिल्कुल ले बैठे। हाँ जी, उसने मांगी एंट्री किस चीज की है, ऑल एंट्रीज थोड़ी मांगी है, सिर्फ किसकी मांगी है, गेन लॉस की। क्या समझे, सिर्फ गेन लॉस की एंट्रियां करनी है। ठीक है, की कहते हो होम असाइनमेंट देख लो भाई, वो तुम्हें जल्दी है, बैठ जाओ, टेस्ट लेके जाना। जाए इनके क्लास के वो लेकर आए मिड टर्म, और मेरी गाड़ी में भी पड़े हुए हैं, वो गाड़ी वाले भी ले आए, इनको मिड टर्म दें जरा। वो ऑफिस बॉय को भेजो, वो गाड़ी से ले आए, आप वहां से ले आए, टेबल पे पड़े हैं, लहदा लहदा करके रखे हैं मैंने मिड टर्म। इनको मिड टर्म दे दें, इनकी गलतियां बता दें, जिसको मिड टर्म दे दिया हुआ है, आपका तो दे दिया हुआ है, नंबर मुझे नहीं पता, मैं को याद की थे नहीं। अच्छा जी, आप लोगों ने घर से क्वेश्चन कौन सा करके लाना है, फाइफो मेथड कर रहे हैं ना?
क्वेश्चन नंबर 18 और 19 इज योर होमवर्क, और कल फिजिकल क्लास है, ऑनलाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। चलो ओके फिर, अल्लाह हाफिज। हाँ